आज की कहानी है पापा के लिए। जिस स्नेह और अपनेपन से मेरी मम्मी ने पापा के पूरे परिवार को अपना लिया था, उसका एक अंश भी अगर पापा उनकी बेटी को यानी मुझे दे देते तो। लेकिन नहीं, पापा मुझे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं सके। उनके लिए जो कुछ थे, उनकी पहली पत्नी के दोनों बच्चे थे, अमन और श्रेया। अमन तो तब मेरे ही बराबर था, 7 साल का, जब उसके पापा ने मेरी मम्मी से शादी की थी। और श्रेया मात्र 3 बरस की थी। दादी के बार बार जोर देने पर और छोटे बच्चों का ख्याल करके पापा ने मम्मी से, जो उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी, शादी तो कर ली, लेकिन मन से वे उन्हें नहीं अपना पाए। मम्मी भी कहाँ मेरे असली पापा को भुला सकी थी। अचानक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद अकेले छोटी सी बच्ची यानी मुझे पालना उनके लिए पुरुषों की इस दुनिया में बहुत मुश्किल था। पापा के जाने के बाद 2 साल में ही इस दुनिया ने उन्हें एहसास करा दिया था कि एक अकेली औरत, जिसके सिर पर किसी पुरुष का हाथ नहीं, 21वीं सदी में भी बहुत बेबस और मजबूर है। उसका यूं अकेले जीना बहुत मुश्किल है। ननिहाल और ससुराल में कहीं भी ऐसा कोई नहीं था जिसके सहारे वे अपना जीवन काट सकती। इसलिए एक दिन जब ऑफिस में पापा ने उन्हें प्रपोज किया तो वे मना नहीं कर सकी। सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं तो इज्जत की एक छत और मुझे पापा का नाम तो मिल जाएगा ना। और वैसा हुआ भी। पापा ने मुझे अपना नाम भी दिया और इतना बड़ा आलीशान घर भी। उनकी कंपनी अच्छी चलती थी और समाज में उनका नाम, रुतबा, सब कुछ अच्छा था। नहीं मिली मुझे अपने लिए उनके दिल में थोड़ी सी भी जगह। मेरे अपने पापा कैसे थे, यह तो विस्मृत हो गया था मेरी नन्ही यादों से। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ यह बखूबी समझ आ रहा था कि ये वाले पापा वाकई दुनिया के बेस्ट पापा थे, जो अपने दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। मम्मी के सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें खुद स्कूल के लिए तैयार करते, उन्हें गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते, शाम को उन्हें घुमाने ले जाते, उनके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते, खिलौने लाते, तरह तरह की ड्रेसेस लाते और भी ना जाने क्या क्या। मेरे अकेले के लिए अगर मम्मी कभी कुछ ले आती तो बस बहुत जल्दी सौतेली माँ की उपाधि से उन्हें सजा दिया जाता। उन बच्चों को तो मेरी मम्मी पूरी तरह से मिल गई थी। वे उनके संग हर जगह जाती, संग खेलती, संग खाती, मगर शायद उनकी हरी भरी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि अगर मम्मी मेरा कुछ काम कर रही होती और इस बीच यदि श्रेया और अमन, यहाँ तक कि पापा और दादी का भी कोई काम निकल आता तो मम्मी मुझे छोड़कर पहले उनका काम करती, इस डर से कि कहीं पापा गुस्सा ना हो जाएं, कहीं दादी फिर से सौतेली माँ का पुराण ना शुरू कर दें। हमारे समाज में हमेशा सौतेली माँ को इतनी हे दृष्टि से देखा जाता रहा है कि वह चाहे अपना कलेजा चीर कर दिखा दे, लेकिन कोई उसकी अमूल्य कुर्बानी और प्यार को नहीं देखेगा। बस उस पर हमेशा लांछन ही लगाए जाएंगे। अच्छी मम्मी बनने के चक्कर में मम्मी मेरी तरफ से लापरवाह हो जाती। सबको सब मिल गया था, मगर मेरा तो जो अपना था वह भी मुझसे छिनने लगा था। मम्मी को मुझे प्यार भी छिप कर करना पड़ता और मेरा काम भी। मैं उनकी मजबूरी महसूस करने लगी थी, मगर मैं भी क्या करती, उनके सिवा मेरा और था ही कौन। उनके बिना तो मैं पूरे घर में अपने को बहुत अकेला महसूस करती थी। चारों लोग कहीं तैयार होकर जा रहे होते और अगर मैं गलती से भी उनके संग जाने का जिक्र भर छेड़ देती तो मम्मी मारे डर के मुझे चुप करा देती। मेरा बाल मन तब पापा की तरफ इस उम्मीद से देखता कि शायद वे मुझे खुद ही साथ चलने को कहें, मगर वहाँ तो स्नेह क्या, गुस्सा क्या, कोई एहसास तक नहीं था मेरे लिए। जैसे मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद उनके लिए होकर भी नहीं था। वे सब लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते और मैं वहीं दरवाजे पर बैठी रोते बिसूरते उनके लौटने का इंतज़ार करती रहती। इतने बड़े घर में अकेले मुझे बहुत डर लगता था। तब सोचती, क्या मम्मी ने इन नए वाले पापा से शादी करके ठीक किया। पता नहीं उन्होंने क्या पाया, लेकिन जाते जाते बार बार आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़ मुड़कर उनका मुझे निहारना मुझसे उनके रीते हाथों की व्यथा कह जाता।
दादी का तो होना ना होना बराबर ही था। वे भी मुझसे तब ही बात करती थी जब उन्हें कोई काम होता था, वरना वे तो शाम को जल्दी ही खा पी कर अपने कमरे में चली जाती थी। फिर पीछे दुनिया में कुछ भी होता रहे, उनकी बला से। मैं आंखों में बस एक ही अरमान लेकर बड़ी होती रही कि एक दिन तो ज़रूर ही पापा कहेंगे, तू मेरी बेटी है, मेरी सबसे प्यारी बेटी। पूरे 16 साल हो गए इस घर में आए। बचपन की दहलीज को पार कर जवानी भी आ गई, लेकिन नहीं आई तो वह घड़ी जिसको आंखों में सजाए मैं इतनी बड़ी हो गई। इसी बीच अमन और श्रेया तो मुझे थोड़ा बहुत अपना समझने लगे थे, लेकिन पापा हर वक्त उनके बारे में सोचते रहने के कारण मुझ में उनका प्यार पाने की चाह बजाय कम होने के बढ़ती ही जा रही थी। मैं हर वक्त पापा के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती। बचपन में कितनी ही बार अमन और श्रेया का होमवर्क पूरा करवाने के चक्कर में मेरा खुद का होमवर्क, पढ़ाई छूट जाते थे। मुझे स्कूल में टीचर की डांट खानी पड़ती और घर में मम्मी की। वे मुझ पर इस बात को लेकर गुस्सा होती थी कि मैं उन लोगों के लिए क्यों अपना नुकसान कर रही हूँ, जिन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, जिन्होंने अब तक मुझे थोड़ी सी भी जगह नहीं दी अपने दिल में। जब 12 साल की थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन श्रेया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मम्मी पापा कंपनी के किसी काम से बाहर गए थे। दादी के साथ हम तीनों बच्चे ही थे। दादी को तो वैसे ही घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम रहती थी, इसीलिए वे तो ज़्यादा चलती फिरती ही नहीं थी। पापा मम्मी ने अमन को कभी कुछ करने की आदत डाली ही नहीं थी। उसका हर काम लाड प्यार में वे खुद ही जो कर देते थे। मुझे ही सब लोगों के तिरस्कार और वक्त ने समय से पहले ही बहुत सयानी बना दिया था। तब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया, फिर उनके कहे अनुसार सारी रात जागकर उसे दवा देती रही, उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती रही। अगले दिन जब मम्मी पापा आए, श्रेया काफ़ी ठीक हो गई थी। उसने पापा के सामने जब मेरी तारीफ़ की कि कैसे मैंने रात भर जागकर उसकी देखभाल की है, तो उन कुछ पलों में लगा कि पापा की नज़रें मेरे लिए प्यार भरी थी, जिनके बारे में मैं हमेशा सपने देखा करती थी। उसके बाद एक दिन वे मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी लाए, शायद अब तक का पहला और आखिरी तोहफा। मुझे लगा कि अब मुझे भी मेरे पापा मिल गए। अब मैं भी श्रेया की तरह उनके से ज़िद कर सकूंगी, उनसे रूठ सकूंगी, उनके संग घूमने फिरने जा सकूंगी। लेकिन वह केवल मेरा भ्रम था। 2-4 दिन ही रही स्नेह की वह तपिश। पापा फिर मेरे लिए अजनबी बन गए। उनका वह तोहफा जिसे देखकर मैं फूली नहीं समा रही थी, उनकी लाडली बेटी की देखभाल का एक इनाम भर था। लेकिन अब मेरा सूना मन उनके स्नेह के स्पर्श से भीग चुका था। मैं पापा को खुश करने के लिए अब हर वह काम की करने की फिराक में रहती थी जिससे उनका ध्यान मेरी तरफ जाए। अब बरसों बाद मुझे उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है, तो मैं पीछे क्यों हटूं? मम्मी की बात क्यों सुनूं? वह क्यों नहीं समझती कि पापा का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा की तबीयत इधर कई महीनों से खराब चल रही थी। बुखार बना रहता था हरदम। तमाम दवाएं खा चुके, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही पापा बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। सारे चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि पापा की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो तुरंत ही एक किडनी का इंतज़ाम करना होगा। घर का कोई भी स्वस्थ सदस्य अपनी एक किडनी दे सकता है। एक किडनी से भी बिना किसी परेशानी के पूरा जीवन जिया जा सकता है। कुछ लोग हॉस्पिटल में मजबूरीवश अपनी किडनी बेच देते हैं, लेकिन फिलहाल तो हॉस्पिटल में ऐसा कोई आया नहीं। पापा को तो जल्दी से जल्दी किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत थी। उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। पापा की हालत देख देख कर मेरा मन रोता रहता था। समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं अपने पापा के लिए। हफ्ते भर से पापा अस्पताल में ही एडमिट हैं। अभी तक किडनी का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। दादी, श्रेया, मैं, अमन, मम्मी सभी अस्पताल में थे इस वक्त। दादी की किडनी के लिए तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि इस उम्र में पता नहीं उनकी बॉडी यह ऑपरेशन झेल पाएगी या नहीं। दादी के चेहरे पर साफ राहत के भाव दिखे मुझे। पापा की अनुपस्थिति में मम्मी पूरी की पूरी कंपनी की जिम्मेदारी थी।
इसलिए वे आगे बढ़ने से हिचक रही थी। वैसे ही तबीयत खराब होने की वजह से पापा बहुत दिनों से कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कंपनी के बिगड़ते रिजल्ट इसके गवाह थे। मम्मी भी क्या क्या करती। श्रेया तो थी ही अभी बहुत छोटी, उसे तो अस्पताल, इंजेक्शन, डॉक्टर सभी से डर लगता था। और अमन, उसे तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने और आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं है। पापा मम्मी के ज़्यादा लाड प्यार और देखभाल ने उसे निरंकुश बना दिया था। मेरे साथ उसने भी इस साल ग्रेजुएशन किया है। लेकिन जिम्मेदारी की, समझदारी की कोई बात नहीं। पता नहीं सबसे आंख बचाकर कब वह बाहर निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। तब मम्मी ही आगे बढ़कर बोली, डॉक्टर अब देर मत करिए, मेरी एक किडनी मेरे पति को लगा दीजिए। तभी इतनी देर से विचारों की कश्मकश में हिचकोले सी खाती मैंने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं मम्मी, हम सबको, पूरे परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। पापा को किडनी मैं दूंगी और कोई नहीं। मेरी बात सुनकर मम्मी एकदम चीख कर ऐसे बोली मानो बरसों का आक्रोश आज एक साथ लावा बनकर फूट पड़ा हो। दिमाग तो सही है तेरा नेहा। उस आदमी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रही है जिसने तुझे कभी अपना माना ही नहीं, जिसने कभी दो बोल प्यार के नहीं बोले तुझसे। तू उसे अपने शरीर की इतनी कीमती चीज़ दे रही है। नहीं, कभी नहीं। यह बेवकूफ़ी मैं तुझे नहीं करने दूंगी मेरी बच्ची, कभी नहीं। अभी तेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है। पराए घर की अमानत है तू। अरे जिन बच्चों पर वे अपना सर्वस्व लुटाते रहे, वे करें यह सब। अमन का फ़र्ज़ बनता है यह सब करने का, तेरा नहीं। तू ही है सिर्फ क्या उनके लिए। मैं उनके लिए चाहे कुछ ना हूँ, लेकिन मेरे लिए वे बहुत कुछ है। मैंने तो दिल से उन्हें अपना पापा माना है मम्मी। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर मम्मी, प्यार का प्रतिकार प्यार ही हो, यह कोई ज़रूरी तो नहीं। मम्मी मुझे हैरत से देखती रह गई थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। शायद सोच रही थी, काश इस बेटी के दिल को भी पढ़ा होता उन्होंने कभी, इस बेटी को भी गले लगाया होता कभी, अपने दोनों बच्चों की तरह कभी इसकी भी पढ़ाई, होमवर्क और एग्ज़ाम्स की फ़िक्र की होती। कभी डांटा होता तो कभी पुचकारा होता इसे भी, कभी झिड़का होता तो कभी समझाया होता इसे भी। मगर उन्होंने तो कभी इसे नज़र भर देखा तक नहीं। और ये है कि और फिर किसी की भी नहीं सुनी मैंने। पापा ने भले ना बनाया हो, मैंने अपनी एक किडनी देकर उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा बना ही लिया। दोनों को हॉस्पिटल से एक ही दिन डिस्चार्ज किया गया। मैं गाड़ी में कनखियों से बराबर देख रही थी कि पापा बराबर मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, कुछ कहना चाह रहे थे मगर कह नहीं पा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके दिल के अनकहे शब्द मेरे दिल को स्नेह की तपिश से सहला रहे हों, जिससे बरसों से किया मेरे प्रति उनका अन्याय शीशा बनकर पिघला जा रहा हो। घर आने के भी कई दिनों बाद एक दिन अचानक वे मेरे कमरे में आए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आज तक वो मेरे इतने करीब, वे भी अकेले में आए भी तो नहीं थे। और आज वे मेरे करीब, बिल्कुल मेरे करीब, मेरे बेड पर बैठ गए थे। मैंने उनकी तरफ देखा। वे उदासी भरी, दर्द भरी, आंसुओं भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। मैं भी देखती ही रही उन्हें, अपने पापा को। मुझे तो अब तक की ज़िंदगी का एक दिन भी, या यह कहूँ कि एक लम्हा भी याद नहीं जब उन्होंने मुझे देखा भी हो। आंखों ही आंखों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ मैंने सुन लिया। मुझे लगा कि अगर एक शब्द भी उन्होंने ज़बानी बोला तो अपने आंसुओं के वेग को ना मैं थाम सकूंगी और शायद ना वे। भर भरा कर बस गिर ही पड़ूंगी अपने पापा की गोद में, जिसके लिए मैं अतृप्त सी न जाने कब से तरस रही थी। फड़फड़ाए ही थे उनके होंठ कुछ कहने को कि तड़प कर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया मैंने। बोली, ना पापा ना, कुछ मत कहना। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस अपने पापा के लिए अपना छोटा सा फ़र्ज़ निभाया है। अंततः रोक ही नहीं सकी खुद को, रो ही पड़ी फूट फूट कर। पापा भी रो पड़े ज़ोर से। उन्होंने मुझे अपने से लिपटा लिया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, माफ़ कर दे अपने इस गंदे से पापा को। बेटी है मेरी तू तो, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है तू तो।
जिन लफ्ज़ों और जिस स्नेह से मैं अब तक अपने ख्वाबों में ही रूबरू होती रही थी, आज हकीकत बनकर मेरे सामने आया था। इन पलों ने सब कुछ दे दिया था मुझे। बरसों के गिले शिकवे आंसुओं के प्रवाह में बह गए थे। तभी पापा को देखकर मम्मी भी वहीं आ गईं, तो उन्होंने मम्मी को भी अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम दोनों के साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। अतीत की यादों में इतना उलझा रहा कि वर्तमान के इतने खूबसूरत साथ और रिश्ते को नकारता रहा। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मुझे माफ़ कर दो। बरसों बाद ही सही, यह परिवार आज मेरा भी हो गया था। मम्मी की भी आंखें खुशी से भीग गई थीं। उसके बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। पापा ने मुझे और अमन दोनों को एक साथ एमबीए में एडमिशन दिला दिया था। वे चाहते थे कि अब हम दोनों भाई बहन नई सोच और नई तकनीक से उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दें। अमन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने पापा के लिए कुछ भी करूंगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।